क्या चल रहा है? प्रोग्रामिंग चल रही है। बढ़िया। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग को लेकर जो है ना, बहुत सारे डाउट्स जो है वो हमारे मन में बने रहते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए, यूट्यूब की हमारी ऑडियंस के लिए, एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग के टूल कौन से आते हैं, उनसे कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग, ऑन टेबल प्रोग्रामिंग, इसको लेकर एक सीरीज़ बना रहा हूँ। और उसी सीरीज़ की जो है आज पहली वीडियो जो है मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सब डिटेल में मैं समझाऊंगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या होती है, उनको करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें हर छोटे छोटे काम के लिए कोई आता है और बोलता है इसे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जबकि उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो आज का जो पहला वीडियो है, इसको आप आखिरी तक ज़रूर देखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कोडिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। और इसके बाद में आप जो भी टूल यूज़ करेंगे, उनसे कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। मैं एकदम वर्ल्ड के बेस्ट टूल से जो है आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ, जो कि आगे इस सीरीज़ में हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्रामिंग और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है, जहाँ पे जो कोडर्स और प्रोग्रामर्स होते हैं वो चीज़ को प्रोग्राम करते हैं। कोडिंग अगर आप नॉर्मल वर्ड अगर एज ए आईटी टेक्नीशियन समझने जाओ या आईटी इंजीनियर समझने जाओ, तो कोडिंग बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जिसके जरिए आप किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए आप उसको बिल्ड करते हो। जब वो बिल्ड हो जाती है तो फिर उस प्रोग्राम में आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे वो चल सके। ठीक है ना। ये होती है कोडिंग प्रोग्रामिंग एक्चुअल। बट ऑटोमोबाइल कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या, हम लोग जो अब रेगुलर हर टेक्नीशियन क्या कर रहा है, हर टेक्नीशियन स्कैनर खरीदने से पहले सामने वाले को यही पूछता है, इसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग होगी क्या। सब लोग पूछते हो ना, आप लोग भी पूछते हो ना कि कोडिंग प्रोग्रामिंग होगी क्या। लेकिन कोडिंग प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों यूज हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हमें करनी पड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी है। वरना आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे आके बेवकूफ बना के चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोडिंग क्या होती है। क्या समझेंगे? कोडिंग क्या होती है। अब यहां पर देखो, मैंने बहुत सारे कंट्रोल मॉड्यूल बनाए। तो कोडिंग बेसिकली क्या है, सबसे पहला चीज क्या है कि आप जब कोई पार्ट को रिप्लेस करते हो, क्या करते हो, समझ लीजिए ये हमारा बीसीएम है। क्या है? अब ये जो व्हीकल है मेरी, इसमें इमोबिलाइजर भी है, गेटवे भी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, राइट है ना। ये सब जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में, सब जुड़े गए होते हैं, सबके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी वाली इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आप समझ लीजिए, समझो मैं अगर बीसीएम रिप्लेस करता हूं, और बीसीएम के पास में गाड़ी का विन नंबर है, गाड़ी का इमोबिलाइजर कोड्स है, ठीक है, और गाड़ी का की का इंफॉर्मेशन है, ये बीसीएम के पास है। आपने इसको चेंज कर दिया। अब जब आप इसको चेंज कर दोगे, तब भी गाड़ी चालू नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारा इमोबिलाइजर यूनिट था, किधर गया, ये हमारा इमोबिलाइजर यूनिट है, ये जब बीसीएम कंफर्म करता है, ये बीसीएम को इनपुट देता है, तब बीसीएम ईसीएम को कंफर्म करता है कि सही चाबी लगाई गई है, और तब जाके ईसीएम जो है अपना आगे इंजेक्शन करता है। क्या करता है? इंजेक्शन करता है, राइट है। अब ये एक पूरा सर्कल है। चाबी, अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं की से। किससे? की के अंदर एक क्या है, ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर कॉइल में गया, इमोबिलाइजर ने उसको आइडेंटिफाई किया। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन गया किसके पास? बीसीएम के पास। अब बीसीएम ने ईसीएम को बताया कि सही चाबी लगाई गई है, ईसीएम ने डिसाइड किया, हाँ भाई इंजेक्शन कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें से एक कड़ी हटा दीजिए, कोई भी इमोबिलाइजर यूनिट हटा दीजिए, खराब हो गया था, शॉर्ट हो गया था, हमने नया डाल दिया। अब जो आपने नया डाला हुआ है, तो ये वाला ना इस ट्रांसपॉन्डर की को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। सही बात है। तो इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है, पहले की कोडिंग, राइट है। जब आप ये की कोडिंग कर लेते हो, तो कई बार बीसीएम आपके इमोबिलाइजर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बीसीएम भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है ना। तो अब अगर ये की कोडिंग सही हो गई और बीसीएम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तब भी
तो वहां पर की कोडिंग काम करके चलेगा क्या? सिर्फ सिर्फ की कोडिंग से काम चलेगा क्या? नहीं, वहां पे आ जाती है क्या? की प्रोग्रामिंग। क्योंकि की प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ये जो डेटा है आप जब इमोबिलाइजर में अडेप्ट करते हो ना, उसी वक्त इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गेटवे, आपका बीसीएम और ईसीएम सब जगह पे एक साथ प्रोग्राम होता है। और सिंपल कोडिंग को एक्सप्लेन करूं, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, एक कड़ी को हटा देते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या लिया था, हम लोगों ने अभी लिया था ये वाला सिस्टम, बीसीएम वाला। अब हम लोग लॉजिक क्या बनाते हैं, सिंपल वाला लॉजिक बनाते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ तक पसंद आ रही होगी। अगर आप भी एक प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, या ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो अभी हमारा एडमिशन जो है वो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए चल रहे हैं। जून की 1 तारीख से हमारी नई बैच आएगी, जिसमें हम एक बैच में सिर्फ 12 लोगों को लेते हैं। आप मेरे साथ में देख सकते हैं स्टूडेंट जो है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी की प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग चल रही है। हम प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। तो स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, आप मेरी टीम को अभी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है या फंड की आपके पास में कमी है, तो आप सिंपली हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ऑनलाइन की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल बेस पे बनाई गई है, जो 3 महीने और लाइफ टाइम अपडेट के साथ में आती है, जिस पे अभी आपको फ्लैट 35% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो। तो ज़्यादा देर मत करो, स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, टीम को कॉन्टेक्ट करके अभी जाकर ट्रेनिंग शुरू कीजिए। हमारी की है, ठीक है, इमोबिलाइजर रिकॉग्नाइज करेगा ट्रांसपॉन्डर को, इमोबिलाइजर रिकॉग्नाइज करेगा, ईसीएम को डायरेक्ट बताएगा, ईसीएम गाड़ी चालू कर देगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल की, करेक्ट। तो अब अगर मुझे इसमें इमोबिलाइजर खराब हो जाए, चाबी खराब हो जाए, चाबी नहीं डालनी हो, या इमोबिलाइजर नया डालना हो, या फिर ईसीएम नया डालना हो, तो क्या करना होगा? सिर्फ की कोडिंग करनी होगी, करेक्ट। कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों सिंपल लॉजिक पे काम कर रहे हैं। यहां पर एक ट्रांसपॉन्डर है, उस ट्रांसपॉन्डर को आप इमोबिलाइजर के साथ अडेप्ट करवा दोगे, इमोबिलाइजर जो है वो आपका ईसीएम को बता देगा और ईसीएम गाड़ी चालू कर देगा। अगर आपकी चाबी पुरानी है पर इमोबिलाइजर चेंज हो गया, तब इमोबिलाइजर को वापस की हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। फिर ये की को पहचान जाएगा और ये ईसीएम को बता देगा और ईसीएम आगे गाड़ी चालू कर देगा, राइट है। लेकिन अगर मैंने जब ईसीएम चेंज किया, तो ईसीएम जो मैंने चेंज किया या तो ब्लैंक होगा या फिर दूसरी गाड़ी का की होगा उसके अंदर। तब मैं वापस क्या कर रहा हूं, जैसे आप महिंद्रा में देखो क्या होता है, ईसीएम चेंज करो तब भी की कोडिंग करनी पड़ती है, पहले की गाड़ियां, पुरानी वाली गाड़ियां, ठीक है। इमो चेंज करो तब भी की कोडिंग कर रहे हैं, राइट। और ईसीएम चेंज करो, अपना चाबी चेंज करो तब भी की कोडिंग कर रहे हैं। ऑल की लॉस्ट में भी सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, राइट है। तो ये हो गया सिंपल लॉजिक। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तब वो हमारा ये वाला काम नहीं करता है। अब जो एंटी थेफ्ट डेटा की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा करूं कि ईसीएम के पास में कुछ वैल्यूज हैं, जिसमें जो सबसे पहले आता है गाड़ी का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंटी थेफ्ट के डेटा में आपका इमो के कोड्स, ठीक है, और व्हीकल इंफॉर्मेशन, ऐसे करीब 30-40 पैरामीटर जो है वो सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। सिर्फ सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी। अब अगर ये सिक्योरिटी को मैं, ये सेम डेटा मैं बीसीएम के साथ में भी अडेप्ट करता हूं, मैं एबीएस के साथ में भी अडेप्ट करता हूं, ओके, मैं एयरबैग में भी अडेप्ट कर देता हूं, गेटवे और साथ के साथ इमोबिलाइजर और इनको भी दे देता हूं। अब क्या होगा, इनमें से जब भी कोई कंट्रोल मॉड्यूल में चेंज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, उसको हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो एक कड़ी, जैसे अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास एंटी थेफ्ट का डेटा है तो 100% आपको कोड करना ही पड़ता है। एग्जांपल ले लो, गाड़ी का नाम क्विड, आपके डस्टर, पोलो के अंदर व्हाइट मीटर, करना पड़ता है ना। तो क्यों करना पड़ रहा है, समझ में आया अभी?
क्योंकि उसके पास में सेफ्टी डेटा है। क्या है? सेफ्टी डेटा। तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसमें। एक्चुअली कोडिंग से काम नहीं चलता है कि एक कोड डालो और हो गया, वह इससे काम नहीं चलता है। पूरा प्रोग्रामिंग का प्रोसेस होता है। अगर मॉड्यूल चेंज किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी आप इसमें से कुछ भी देखो, एंटी थेफ्ट का डेटा है ना, तो गाड़ी डेड रहेगी। समझे कि नहीं? पुश बटन आ रही है, वो सब में सेम होता है। आपके पुश बटन की कंट्रोल मॉड्यूल में है, बीसीएम के अंदर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है, ईसीएम के अंदर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है, स्टीयरिंग कॉलम लॉक के अंदर है, इन सब में एंटी थेफ्ट का डेटा आने लगा है। तो आप जब इनको हटा, इनमें से कोई भी चीज हटा दो तो आपको करनी पड़ती है कोडिंग। करेक्ट है? या प्रोग्रामिंग, जैसे इन केस में प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है। तो प्रोग्रामिंग का मकसद समझ में आ गया, कोडिंग का मकसद समझ में आ गया। जहां जहां पे तो सवाल एक ही होता है, सर कौन से कंट्रोल मॉड्यूल को कोडिंग करनी पड़ती है? तो जिनमें एंटी थेफ्ट आता है उनको तो करनी ही पड़ती है, याद रखना है बात। वो कंपलसरी करनी पड़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनमें कंट्रोल मॉड्यूल में एंटी थेफ्ट डेटा नहीं आता उनको भी करनी पड़ेगी। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल, आप अगर VW की गाड़ियां देखोगे, अरे यार को भूल जाता हूं, मेरे हाथ में रबर है, ठीक है। तो आप VW की अगर गाड़ियां देखते हो तो उसके अंदर ABS चेंज करने के बाद भी ABS को कोड करना पड़ता है ना। पर ABS में अगर हमने ABS निकाल भी दिया तो क्या गाड़ी चालू नहीं होती? होती है। तो इसका मतलब उसमें एंटी थेफ्ट डेटा है क्या? तो फिर कोडिंग मांग क्यों रहा है? सोच के देखो, कोडिंग क्यों मांग रहा है? कोडिंग इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसके पास में एक तो पूरे सिस्टम के साथ मेन मतलब ECU, मेन ECU और आपका गेटवे, क्योंकि ABS अकेला मॉड्यूल नहीं है। आज देखिए ABS के ऊपर ESP काम करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काम करता है, ADAS इसके ऊपर पूरा काम करता है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर जो है वो ABS पे डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, EP भी होते हैं। तो जब ब्रेकिंग सिस्टम पे इतने सारे डिपेंडेंट है और इनको एक सबको आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो ना एक कम्युनिकेशन आईडी होती है। अब समझ लो एग्जाम्पल, मुझे आपको कॉल लगाना है ना, तो पहले मेरे पास में आपका नंबर था, तो मैं जब चाहे आपको कॉल लगा सकता था, आपसे बातचीत जो करनी थी, इंफॉर्मेशन देनी लेनी में कर सकता था। बट आपने सिम कार्ड नया डाल दिया, तो क्या करना होगा? मुझे नंबर चाहिए होगा ना। तो वो कम्युनिकेशन आईडी करने के लिए हमें इसको कोड करना पड़ता है, और उसी को आप VW में जो आपने देखा वहां पर एक चीज लिखकर आ रही थी, लॉन्ग कोडिंग। करेक्ट? ये वो कम्युनिकेशन कोड होता है जिसके जरिए आपका ABS जो है वो बाकी सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। पर क्या ABS काम करना शुरू नहीं करता? काम करना शुरू कर देता है, कम्युनिकेशन शुरू नहीं करता। तो आप अगर VW में ABS चेंज करोगे तो वो काम कर देगा, लेकिन बाकी के मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, इसलिए डैशबोर्ड पे से लाइट नहीं जाती। तो आपको लॉन्ग कोड करना पड़ता है, उसके बाद में कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ती है और अडेप्टेशन करना पड़ता है। ठीक है? ये वाली कोडिंग समझ में कौन सी है? जहां पे कंट्रोल मॉड्यूल को, अब जैसे एयरबैग है, अब आप किसी भी गाड़ी का एयरबैग चेंज करो, नया मॉड्यूल लाके डालो, क्रैश डेटा सब नहीं है, तो सिर्फ क्रैश डेटा नहीं हटाना पड़ेगा, इसको पहले उसके साथ में रीसेट और कम्युनिकेशन बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेट करता है ना बाकी सिस्टम के साथ। तो जब कंट्रोल मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे हमें कम्युनिकेशन आईडी पे कोडिंग या प्रोग्रामिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। वो एंटी थेफ्ट वाला पार्ट है क्या? नहीं। एंटी थेफ्ट वाले पार्ट में पहचाने कैसे कि ये एंटी थेफ्ट कोडिंग है या नहीं है? एंटी थेफ्ट की अगर कोडिंग होगी तो गाड़ी बंद होगी, सिंपल। और जिस पार्ट को चेंज करने के बाद वो कोडिंग तो मांग रहा है, काम नहीं कर रहा है, डैशबोर्ड पे लाइट भी आ रही है पर गाड़ी चालू हो रही है, तो वो एंटी थेफ्ट की कोडिंग नहीं है, वो कम्युनिकेशन आईडी कोडिंग होती है। ओके? अब कम्युनिकेशन आईडी जो कोडिंग वाली जो है वो बहुत सिंपल है। ओके? उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो एंटी थेफ्ट वाली है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूं, इसको मिटा दूं। समझ में आया दोनों में फर्क? अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये चीज याद रखना हमेशा कि आप जो टूल यूज करेंगे
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। इसमें हमारी जो एक्सपर्टीज है वो इस बात की है कि मैं पहचान सकता हूं किसको कोडिंग की जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। ये एक्सपर्टीज है एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन की। बाकी जो काम होगा वो आपके टूल के जरिए होगा। अगर आपका टूल काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं होगा, याद रखना ये बात। ओके, अब मैं यहां पे एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मेरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कंट्रोल मॉड्यूल यानी मेगाट्रॉनिक का मॉड्यूल मैंने डाला। अब मॉड्यूल मैंने डाल दिया, वो सेम टू सेम पार्ट नंबर सब कुछ मैंने लेकर आके डाला, फिर भी वो शिफ्टिंग वगैरह चालू नहीं करता, काम चालू नहीं करता है, क्योंकि उसके पास में भी एंटी थेफ्ट का डेटा होता है। जब तक आप उसको न्यूट्रल या पार्किंग नहीं करोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। एंड इसी वजह से अगर आपका ये खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, प्रोग्रामिंग क्यों डिफिकल्ट होती है और एंटी थेफ्ट सिस्टम की प्रोग्रामिंग क्यों डिफिकल्ट होती है और रिस्की भी होती है। क्या होती है? रिस्की भी होती है, याद रखना ये बात। आप पूरे सिस्टम को डेड कर सकते हो, और क्यों होती है वो समझाता हूं। देखो, आपके पास एक टूल है, लेट्स से हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपके पास में ऑटेल का ये है, क्या कहते हैं, अल्ट्रा एक टूल आता है, ऑटेल अल्ट्रा, और एक्सपेंसिव टूल है, 3-3.5 लाख रुपए का। प्रोग्रामर है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग करता है, एंटी थेफ्ट की भी प्रोग्रामिंग है, सब। अब मुझे जो है ना, क्या है कि वो अडेप्टेबल है कि वो सिस्टम के अंदर जा सकता है, पर उसका कोड है नहीं। तो मैंने एक नया डाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैंने ट्रांसमिशन न्यू डाल दिया, मेगाट्रॉनिक नया डाल दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट टीसीयू। अब इसमें जो है ना अलग डेटा है और इसमें आके अलग डेटा है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको वर्जिन करना होगा, क्योंकि इसमें अगर सेकेंड हैंड में आप लाए हो तो पुरानी गाड़ी का है, तो आप इसको वर्जिन करोगे। तो जब आप इसको वर्जिन कर रहे हो तो वो भी उसी टूल से होगा। हो गया वर्जिन, तो क्या प्रोग्रामिंग होगी, लगाते ही काम चालू? नहीं। अब हमें इस गाड़ी का डेटा इसमें डालना है, लेकिन जो डेटा है वो किसके पास है? वो ईसीएम के पास भी है, वो आपका गेटवे के पास भी है, राइट है, इमोबिलाइजर के पास भी है, सब जगह पर है। तो जो उसको आईडीज चाहिए, आपका जो टूल है अल्ट्रा को, वो कैसे काम करता है, प्रोग्रामर कैसे काम करता है, वो आपके टीसीएम में जब आप प्रोग्रामिंग करने लगोगे वर्जिन होने के बाद, तो वो सबके पास जाएगा। बोलेगा भाई तेरे पास फाइल है क्या टीसीएम की? ये बोलेगा नहीं है, तो ये दूसरे के पास जाएगा। बोले भाई तेरे पास फाइल है क्या? बोलेगा नहीं है। तेरे पास है क्या? नहीं है। तेरे पास है क्या? नहीं है। जिसके पास से मिली वहां से उठा के डालेगा। लेकिन कैसे डालता है? ये पूरा डेटा जो है ना इस केस में चल रहा होता है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा होता है, डेटा को रीड कर रहा होता है। क्या करता है? जो आपको घूमते हुए दिखाई देता है ना, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, वो आपको पूरे डेटा को उस कंट्रोल मॉड्यूल में पूरे सिस्टम में रीड कर रहा होता है। ऐसे में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, समझ लो कि वो ईसीएम में से ट्रांसमिशन का डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है, जो मेन डेटा उसको चाहिए, ठीक है, या वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है सेम टाइम पे, और बीच में आपका टूल बंद हो गया, तो क्या हुआ? ईसीयू का डेटा करप्ट हो गया। आपने रीड राइट सीखा है, सेम वही चीज, बट यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है? यहां से डेटा उठाना है और यहां पे डालना है। ये हमें दिखाई नहीं देता है होते हुए, बस वो एक चलती रहती है 12%, 15%, 20%, है ना, और बाद में हमें मैसेज आता है सिस्टम फेल्ड, और सिस्टम फेल्ड हो गया, सिस्टम बंद भी हो गया। तो प्रोग्रामिंग रिस्की होती है इस वजह से, जब आप ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये याद रखना, ठीक है। ऑन टेबल जब आप करते हो तो आप एक ही कंट्रोल मॉड्यूल को करते हो, इसीलिए आपको ऑन टेबल में क्या जरूरत पड़ती है? बोलो, फाइल की जरूरत पड़ती है ना भाई। और ऑन टेबल पे क्यों फाइल की जरूरत नहीं पड़ती? ऑन व्हीकल पे तो मैं महिंद्रा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक्सटूल में देती है वो फाइल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम व्हीकल में जो है ना, फाइल डायरेक्ट सर्वर पे से कैलकुलेट दिखाता है, कैलकुलेट किया, बट वो एक्चुअली सिस्टम में से कैलकुलेट करता है, फिर वो लोग सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं, और इसीलिए पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होता। समझे क्यों नहीं होता?
क्योंकि जब आप रीड करते हो ना फाइल को, उसी वक्त वो कंपनी सर्वर पे अपने भी ले लेती है, तो आप ही उनको फाइल दे रहे हो बेसिकली। ऐसे होता है ये पूरा काम। तो अब ऐसे में हमें यही याद रखना है कि पहला चीज कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग एक रिस्की मैटर है। आप किस व्हीकल पे कर रहे हो तो आपने जो टूल यूज करोगे वो कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप टाटा में फ्लैशिंग दिखाता है महिंद्रा के अंदर, आप मारने जाओ कितनी बार फेल हो जाता है, सिस्टम डेड हो जाता है। जब नए नए में फ्लैशिंग का फंक्शन आया था महिंद्रा के लिए, शुरुआत में सारे बोर्ड फ्लैशिंग के फंक्शन ने डेड किए। मैंने खुद अपने हाथ से दो डेड किए। अब आप बोलोगे सर आपने डेड किया, अरे मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी है भाई, वो टूल ने किए, मैंने नहीं किए। टूल में फ्लैशिंग का ऑप्शन दिखा रहा था, मैंने बोला चलो फ्लैशिंग चेक करते हो रही है कि नहीं हो रही है। 17 से 55 लगा के हमने फ्लैशिंग मारी, बस घुमा 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 फेल्ड। इधर सिस्टम रीड होना बंद, ईसीएम रीड होना बंद। अब समझे आइडिया? तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जो बेसिक फर्क है, एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूं कि ये जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं ये एक यूनिक आईडी के साथ आते हैं। सबका अपना एक पार्ट होता है, सब यूनिक आईडी होती है। वो यूनिक आईडी जो है ना, यहाँ पर हमें अडेप्ट करना पड़ता है। अगर हम मैं कोडिंग की बात करूं तो जो कम्युनिकेशन बिल्ड करने का काम है उसको हम कहते हैं कोडिंग। और सिस्टम को पूरी तरीके से प्रोग्राम करने का काम है, यानी कि अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। अब समझ में आया दोनों में फर्क क्या है और क्यों डिफिकल्टी प्रोग्रामिंग में ज्यादा है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? अब आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप कोडिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो मैं नोट करवा देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपको जब भी किसी भी गाड़ी पे, यहां पे ना मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड या मॉडल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है? देखो, सबसे पहला प्रोसेस होता है जब भी आप किसी कंट्रोल मॉड्यूल की कोडिंग कर रहे हो तो उस कंट्रोल मॉड्यूल में नो डीटीसी रिलेटेड टू एनी सर्किट मैल फंक्शन, यानी किसी भी तरीके का सर्किट रिलेटेड कोई फॉल्ट उसमें नहीं होना चाहिए। सेंसर इनपुट हाई, सेंसर इनपुट लो, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ओपन सर्किट, वोल्टेज, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी फॉल्ट होगा किस बारे में होगा, या तो कोडिंग के बारे में होगा, या एरर आता है, चेकसम एरर आता है, ये सब फॉल्ट देखा आपने, चेकसम एरर, ये सब जो है आपके किसके लिए है? कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए। क्लियर हुआ? तो डीटीसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डीटीसी होगी आप उसमें प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। दूसरा आता है बैटरी वोल्टेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कोडिंग का बता रहा हूं। स्टेबल होनी चाहिए आपकी। अगर आपको लग रहा है कि मैं 15 मिनट तक इग्निशन ऑन करके रखूंगा और बैटरी उतरेगी, तो उस गाड़ी में पहले बैटरी को पूरी तरह चार्ज कराओ, उसके बाद कोडिंग करो। क्योंकि अगर आपका काम करते करते बैटरी उतरी और कोडिंग जो उसका अगर लेंथ ज्यादा है और कंट्रोल मॉड्यूल उस वक्त डेड हो गया, वोल्टेज कम होगी तो क्या होगा? डेड होगा। तो आपका चांसेस बहुत है। कोडिंग में उतना रिस्क नहीं होता है, बट ये सेम स्टेप प्रोग्रामिंग में भी है। ठीक है? इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, कभी भी आप जब कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मैं कोडिंग का बता रहा हूं, ओनली इग्निशन ऑन पे ही करना है। इंजन स्टार्ट करके कभी नहीं करना है, याद से। ठीक है? चौथा स्टेप देखो, आपके पास में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कंपैटिबल टूल होना चाहिए। तो आप अगर कोई टूल कंपनी बोल रही है कि भाई ये टूल में प्रोग्रामिंग होती है, तो वो प्लीज क्रॉस वेरीफाई करो, उनको बोलो अगर कोई वीडियो होगी तो मुझे भेजो। ठीक है? कुछ मुझे बता दो कैसे होगा, क्या होगा। बिकॉज अगर कंपैटिबल टूल नहीं है और अगर आप वो काम करने जाओगे, सिस्टम को डेड कर दोगे। क्योंकि कई बार कंपनीज क्या करती है, अपडेट रिलीज करती है पर वो कंप्लीट नहीं होता है अपडेट, पर वो बटन आ जाता है कोडिंग का और वो लास्ट में जाके फेल होती है, प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है।
ओके, तो ये कुछ चीजें कोडिंग के मामले में। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग को लेके, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग जो है फर्स्ट स्टेप नो डीटीसी, सेम डीटीसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा भी सेम है, बैटरी वोल्टेज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रीमियम व्हीकल में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो बैटरी वोल्टेज आपकी 13.5 वोल्टेज होनी चाहिए। इग्निशन ऑन में, इग्निशन ऑन में 13.5 वोल्टेज मिलती है, तो फिर कैसे होगा? गलत जवाब। दूसरा पॉइंट क्या लिखाया था मैंने कोडिंग में? दूसरा पॉइंट क्या था? स्टेबल चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबल वोल्टेज चाहिए। जब आप दूसरी गाड़ी से लोगे तो दूसरी गाड़ी पे चार्जिंग चलेगी और वो 14, 13.5, 14, 14.5 पे फ्लक्चुएट होती रहेगी, पर प्रोग्रामिंग के लिए स्टेबल वोल्टेज चाहिए होती है। तो क्या करेंगे? एंड इसीलिए प्रीमियम व्हीकल में एक इंपॉर्टेंट, आप काम करते हो ना, एक इंपॉर्टेंट टूल चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज स्टेबिलाईजर, जिसमें आप वोल्टेज सेट करते हो और फिर वो टर्मिनल को लगा देते हो। और फिर आपको ये भी देखना है कि सिस्टम में वोल्टेज दिखाई देती है स्कैनर के अंदर, तो वो वोल्टेज सेम स्टेबल दिख रही है कि नहीं दिख रही। आप कभी भी याद रखना, प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम व्हीकल, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, कोई भी, जैगुआर, पैगुआर, जो भी है, इनफैक्ट टाटा की जो नई गाड़ियां आ रही है महंगी वाली, उनमें भी सेम है। प्रोग्रामिंग की जो वोल्टेज है वो 13.5 स्टेबल होनी चाहिए, और वो इसीलिए वोल्टेज स्टेबिलाईजर चाहिए होता है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब पहले के जो मॉडल थे 2008, 2010, 12 के जो मॉडल थे, उनमें वो दूसरा जुगाड़ चल जाता था कि दूसरी गाड़ी से लगा के रखो, फ्लक्चुएशन पे काम हो जाता था। नए वाले में नहीं हो रहा है, लोग फंस रहे हैं। जिनको पता है वो लोग ये लेके रखते हैं। जो एक्चुअली में ऑटोमोबाइल के लिए आता है वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, ठीक है। बट आप जैसे अपने पास में वो स्टेबिलाईजर है, राइट, तो उसमें आपको बस टर्मिनल बनाने होंगे कि वो वोल्टेज झेल पाए, नहीं तो वो आपका वायर जल जाएगा। करना तो चाहिए, हमने ट्राई नहीं किया कभी, ठीक है, समझे कहने का मतलब। बट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। इसके बाद में इग्निशन ऑन पे ही करना है, ऑफ नहीं करना है। प्लस चौथा स्टेप क्या था? कंपैटिबल टूल। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, अभी ये टेबल के ऊपर प्रोग्रामिंग के टूल आए हैं 2000 करीब 18-19 के बाद में। उसके पहले नहीं होते थे टेबल के प्रोग्रामिंग टूल। जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो ऑन व्हीकल की जाती थी, उसके लिए OEM टूल और ये सब ज्यादा यूज करते थे हम लोग, हमेशा रिस्क बना रहता था। तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप ये कौन सा टूल यूज करें, उसके ऊपर है। बट हाँ, जैसे प्रीमियम में करना हो ना, तो वो ऑन व्हीकल वाला कंपैटिबल टूल ज्यादा सही होता है, ओके। एक चीज यहां पर, एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट आता है जो कि आपको याद रखना है प्रोग्रामिंग के मामले में, कि आपका जो टूल है, एक तो ये ऑनलाइन काम करेगा, तो हाई स्पीड इंटरनेट। पांचवा, छठा, ओनली वायर्ड कनेक्शन। जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर आते हैं वो एक सेटअप के साथ आते हैं जिसमें एक वायर दिया हुआ होता है। प्रोग्रामिंग के टाइम पे वो वायर कनेक्शन करना ही है, भले ही उनका कनेक्टर ब्लूटूथ ही क्यों ना हो, ठीक है। वाईफाई से भी नहीं, किसी से भी नहीं, आपको वायर्ड कनेक्शन पे ही प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन थोड़ा और सेफ हो जाता है, क्योंकि डेटा जो है वो वायर के थ्रू आ रहा जा रहा होता है, राइट है ना। इसीलिए ये स्टेप भी याद रखना, वायर्ड कनेक्शन इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन में आपकी एक है जिसपे किसी का ध्यान नहीं आता, लिख देता हूं, देखो वो क्या है कि आपको
आपके टूल की बैटरी भी फुल होनी चाहिए। अब एक चीज याद रखना, अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ होगा आपकी प्रोग्रामिंग फेल होगी और सिस्टम हो जाएगा डेड। एक स्पेशल नोट आप लोगों को लिख देता हूं, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी मैं आशा करता हूं, देखो मेरा ना एक आदत है, मैं हर एक स्टूडेंट को ये चीज बोलता हूं, यहां से जाने के बाद में आप ये मत देखो आप किस गाड़ी पे काम कर सकते हो या किस गाड़ी पे आप एक्सपर्ट हो। आप एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बन रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक को पूरी तरीके से समझते हो, व्हीकल आपके पास, अपने आप को ओपन रखो, कोई भी आने दो। सही बात है ना, किसी भी गाड़ी पे आने दो, ब्रेकडाउन पे किसी भी गाड़ी पे जाओ, ये नहीं कि अरे मर्सिडीज पे मैंने काम नहीं किया। आप जाइए, क्योंकि उस तरीके की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है कि आप किसी भी व्हीकल को हैंडल कर सको, है ना। इसीलिए जब मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रीमियम में भी आगे काम करोगे ही करोगे, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एक है ना, मर्सिडीज के अंदर एक सीरीज का कंट्रोल यूनिट्स आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है FBS4। अगर आपको किसी भी ECM पे, किसी कंट्रोल मॉड्यूल पे ये FBS4 लिखा हुआ दिखाई दे, तो इसमें बिल्कुल मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट आप जैसे प्रीमियम में काम करते हो, गाड़ी आई, आप कंट्रोल मॉड्यूल चेंज कर रहे हो, आपको दिख रहा है FBS4 है, कस्टमर को बोलना कंपनी ले जाओ, छोड़ देना वो गाड़ी। रीजन ये है, सारे कंट्रोल मॉड्यूल जिसपे FBS4 लिखा हुआ है वो नॉन प्रोग्रामेबल है, एक ही बार प्रोग्राम हुए हैं मैन्युफैक्चरर के पास, दोबारा प्रोग्राम नहीं हो सकते, ना कोड हो सकते। क्लियर हुआ, ये याद रखना, क्योंकि इसमें मैं खुद फंसा हूं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ECM और ट्रांसमिशन दोनों 4.5 लाख रुपए का फटका बैठा था मुझे। अच्छा, आप ये सोचोगे टूल में दिखाएगा ही नहीं, करना नहीं है, तो टूल में दिखाता है, प्रॉब्लम वो है। आप सोचोगे कंपनी में जाके हो जाएगा, नहीं, कंपनी में भी नहीं होता है। कंपनी में एक नया ECU आता है, उस नए ECU में, खाली ECU में उनके सर्वर पे से गाड़ी के विन नंबर से जो डेटा निकलता है, सॉफ्टवेयर निकलता है, वो डाला जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक बात और आपको याद रखनी है कि एवरी कंट्रोल मॉड्यूल, हर कंट्रोल मॉड्यूल जो है कोडिंग लिमिट के साथ आता है। किसके साथ आता है? कोडिंग लिमिट। ये नए मॉड्यूल्स में आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। पुराने मॉड्यूल अनलिमिटेड होते थे, कितनी भी बार कोडिंग करो हो जाते थे। अभी जो नए मॉड्यूल्स आते हैं वो लिमिट के साथ आते हैं। पहले जो कुछ मॉड्यूल आते थे, ऐसा नहीं कि अभी आ रहे, पहले भी आते थे, बट पहले की लिमिट क्या होती थी? 200 बार, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो अपन उसको अनलिमिटेड ही पकड़ के चलते थे, ठीक है। बट अभी जो आ रहे हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार, बॉश खुद भी वैसे बना रहा है। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि आप बॉश का ही MD1 लगा रहे हो, ओके, और वो MD1 आप सेकेंड हैंड में लेकर आए हो, किसी ECM वाले के पास से लेके आओ जिसने जिसने उसके ऊपर 50 बार जो है रीड राइट कर चुका है। तो वो आपके पास अगर नहीं हो रहा तो याद रखना कि उसकी कोडिंग लिमिट खत्म हो चुकी है, ओके। तो कोडिंग की लिमिट के साथ में आते हैं, याद रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो हर टेक्नीशियन को जानना जरूरी है जब वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, उसके पहले पता होना चाहिए। बोलो। सर, जो बेंज में FBS4 है, ये फ्रेश अगर मॉड्यूल होता है उसके भी सेम होता है? हाँ सेम, बाहर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते आप, उसे बाहर नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप fresh नया module लेकर आओ, हाँ हाँ, लेके आके फिर भी कंपनी में जाओ, कंपनी में ही, हम नहीं कर सकते फ्रेश मॉड्यूल में। सेकंड हैंड तो भूल जाओ। सेकेंड हैंड मतलब आप कोडिंग प्रोग्रामिंग ही भूल जाओ। हालांकि देखो उस वक्त ऐसा था कि मैंने ऑलमोस्ट आधी दुनिया में कॉल लगा दिया था, तो मेरी तो बैंड बज गई थी यार, सब ने हाथ उठा दिया था। मैं दिखाता हूं आपको ताकि आपको ये क्लियर हो सके। अच्छा एक बात बताओ, बॉश का ही ECU है, ठीक है, बॉश का ही कि डेल्फी का, देखना पड़ेगा, मैं देखता हूं बताता हूं। तो ये जरूरी है कि कल को ये लोग महिंद्रा के ECU में नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं ना, या Hyundai में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं,
पर एटलीस्ट हमको मर्सिडीज की वजह से ये सीरीज तो पता है, और ये ECU के ऊपर लिख देंगे, वो लोग लिख देंगे तो अपने को पता होगा। तो ये याद रखना कि ये अगर कभी ऐसा कुछ हो आपको याद रख सके।